हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें तात्क्षणिक चाल पढ़ी थी। लास्ट में क्या पढ़ी थी? तात्क्षणिक चाल। वहां वेग बचा हुआ था, तो आज हम सबसे पहले वेग की बात करेंगे। वेग के बारे में डिस्कस करते हुए लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। ओके, वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं यहां पे वेग को। जैसे वेग को v से लिखा जा रहा है, v बराबर विस्थापन, कुल विस्थापन किसी ने तय किया हो डेल्टा s, ठीक है, और समय लिया है डेल्टा t। डेल्टा t समय में अगर डेल्टा s विस्थापन तय किया है तो ये वेग क्या होगा? डेल्टा s बटा डेल्टा t। ये सामान्य सूत्र है वेग ज्ञात करने का। और यहां ये वेग अगर इस तरीके से कुल विस्थापन बटे कुल समय के रूप में अगर आप लिख रहे हो, इस वेग को कहते हैं औसत वेग। क्या कहते हैं इसको? ये क्या है? औसत वेग है। यहाँ डेल्टा एस क्या है? कुल वेग। और ये डेल्टा टी क्या है? कुल समय। ठीक है, तो सीधे सीधे ये कह सकते हो विस्थापन में अगर समय का भाग दे दिया है, कुल जो विस्थापन किसी वस्तु ने तय किया होगा उसका कुल समय से भाग दे दिया जाए उसमें, तो क्या मिल जाएगा? हमें वेग मिल जाएगा। इसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मात्रक है इसका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब इसी वेग को यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे 2 सेकंड के बाद 5 सेकंड पर 2 सेकंड, जैसे किसी ने कहा कि 12 बजे उसका वेग ये है, तो 3 सेकंड बाद क्या होगा? तो 12:03 हो गया दूसरा समय। पहला समय क्या था? 12, और दूसरा क्या हो गया? 12:03। तो ये जो समय है 3 सेकंड, ये नहीं हो, ये खत्म हो जाए। मतलब वो एग्जैक्ट ऐसे कहे 12 और 12:03 नहीं कहे, वो ये कहे 12:03 पर वेग बताओ, या वो ये कहे 12 बजे वेग बताओ। तो उस वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं उसको? तात्क्षणिक वेग। किसी निश्चित समय पर वेग किसी वस्तु का क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। और वो कब निकल करके आता है? कि यदि ये डेल्टा टी क्या हो जाए यहाँ पर 0। ठीक है, तो इस जगह पे यहां v डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो डेल्टा एस यहां लिखेंगे, सॉरी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। कब? ये v क्या था? औसत। एबीजी से लिख देते हैं, अगर चाहे तो आप औसत लिख लो, v औसत। ठीक है, ये v औसत इस समय ये अगर ऐसा हो जाता है, कब? डेल्टा टी क्या है? यहाँ टेंड्स टू 0 है, तो इसको लिख देते हैं v तात्क्षणिक। तात्क्षणिक, ठीक है, और ये यहां बदल जाता है ds/dt। ये मैंने आपको जब वो मैथमेटिक्स पढ़ाया है बेसिक, वहां भी बताया है कि v तात्क्षणिक क्या होता है? ये होता है ds/dt। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करता चलूंगा इसका मतलब क्या है ds/dt का यहाँ पे। तो v तात्क्षणिक ये हो गया, यहाँ पे तात्क्षणिक वेग है ये। तो तात्क्षणिक वेग को लिखिए, हमें परिभाषित करने में पूछा जाए कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, वो क्या है? औसत वेग है वो एक तरीके से। यहाँ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग हम ऐसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं, तात्क्षणिक वेग किसी वस्तु का
एक निश्चित समय पर वेग, किसी वस्तु का एक निश्चित समय पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी वस्तु का, किसी भी, कोई स्कूटर है, कोई ट्रक है, कोई बस है, कार है, किसी का एक निश्चित 12 बजे वेग क्या है, आपने मीटर देखा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, आपने मीटर देखा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक देखा, वही इंस्टेंट पर, ये है तात्क्षणिक वेग उसका। ऐसा नहीं कि अभी आपसे कहा जाए कि इस 12 बजे ये था, 10 बजे क्या होगा, तो वो वहां हम जो बात करेंगे वो विस्थापन का समय में, विस्थापन का समय से भाग देकर के वेग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। किसी वस्तु द्वारा 10 सेकंड में 50 मीटर विस्थापन तय कर लिया जाता है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो, उसने औसत वेग नहीं कहा, तो ये जरूरी नहीं कि वो कहे, या खुद को खुद समझ जाना नहीं औसत वेग मांग रहा है आपसे। क्या पूछा उसने? औसत वेग। तो हम जानते हैं वी एवरेज, एवरेज से लिख लेते हैं, कुल विस्थापन बटे क्या होगा? कुल समय। कुल विस्थापन क्या है यहाँ? कुल विस्थापन है हमारा 50 मीटर, समय कितना है? 10 पंजे 50, 5, तो v औसत क्या आ गया? v औसत आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। उसका वेग कितना रहा था? 50 मीटर विस्थापन तय करते समय 5 मीटर प्रति सेकंड से चला होगा, तब उसने 10 सेकंड में 50 मीटर विस्थापन तय किया है। समझ में आ गया? तो ये मैंने वेग के बारे में बताया। एक सामान्य वेग की जब बात करते हैं तो मतलब औसत वेग की बात कर रहे होते हो। किसकी बात कर रहे होते हो? औसत वेग की। ठीक है, यहाँ अब हम बात करेंगे, थोड़ा ग्राफ के बारे में और समझ लो कि जैसे मैंने विस्थापन समय ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, वेग समय ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और जान लें आप कि वेग समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप इनको लर्न रखेंगे, भूलना नहीं है, सभी चीजों को याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में ये ग्राफ बहुत हेल्पफुल है। एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे ग्राफ पर, अभी तो थोड़ा बेसिक बताया जा रहा है, कंप्लीट ग्राफ की बात करेंगे उस लेक्चर में आपसे। यहाँ ये वेग है इस अक्ष पर और ये क्या है? समय। ठीक है, ये हमने कोई रेखा खींची यहाँ पे। ठीक, मान लो ये कोई बिंदु ले लिया और इसका यहाँ पर समय है t1, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और ये समय है यहाँ पर t2। ठीक, यहां से अगर ये सीधी रेखा खींच दी जाए और ये कोण मान लिया हमने थीटा, क्या कोण मान लिया? थीटा। ये वेग इस जगह माना v2 है, क्या है? v2, समय t2 पर वेग v2 है और t1 पर वेग मान लिया v1 है। ये वेग समय ग्राफ बता रहा हूं मैं यहाँ, क्या है ये? वेग समय ग्राफ। ठीक, वेग समय ग्राफ थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यार, क्योंकि अभी हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करना है। देन वी विल डिस्कस कंप्लीटली ऑन द ग्राफ। एक लेक्चर पूरा करेंगे, अच्छे सिंबल लगा के बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, यहां देखो इस ग्राफ, ये जो हमने यहां बनाया है, एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ABC। ठीक है, अगर इस समकोण त्रिभुज ABC की बात करें, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC से वेग समय ग्राफ का ही त्रिभुज है ये। इसका tan थीटा बताओ, टेंजेंट, ये वाले टेंजेंट से क्या मिला? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
तो टेन थीटा यहां से मुझे क्या मिल गया, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। ठीक है, अब मुझे ए बी का मान बताओ, इसको समझ कर निकाल दो पहले। ए बी बराबर क्या है, ए बी इतना, इसका अर्थ क्या है ए बी का यहां तक का, समझ रहे हैं आप। देखो ये तो दूरी जो है वेग अक्ष है, तो ये तो है कुल v2, और यहां तक की बात की जाए तो ये है v1। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ए बी कितना बच गया, ये वाला इतने यहां से। ए बी बराबर क्या होगा, ये कंप्लीट v2 और ये v1 को घटा दिया जाए तो यहां से यहां तक मिल गया हमें ए बी, और ये हो गया कितना v2 माइनस v1। ए बी कितना है v2 माइनस v1। ऐसे ही bc बताओ, ये वाला bc, तो यहां तो यहां से यहां तक का तो कुल समय तो है t2, और यहां से यहां तक का समय कितना है t1, तो ये समय कितना बच गया, ये बच गया t2 माइनस t1। ठीक है, यहां तक का क्या बच गया t2 माइनस t1, ये वाला समझ में आ रहा है। तो bc क्या है t2 माइनस t1। ठीक, समीकरण 1 से तो टेन थीटा क्या मिल गया आपको, ए बी कितना है v2 माइनस v1, और ये क्या है t2 माइनस t1, मतलब ये डेल्टा v है क्या, यस। ये तो क्या है, वेग में अंतराल है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया डेल्टा v, और ये क्या हो गया डेल्टा t। मतलब डेल्टा v और डेल्टा t क्या होता है, त्वरण। तो टेन थीटा मतलब क्या मिल रहा है, ये a, मतलब वेग समय ग्राफ की जो टेंजेंट है, ये प्रवणता, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या मिलता है हमें, त्वरण। अतः स्पष्ट है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। समझ में आ गया। तो अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था त्वरण के बारे में, जिसमें औसत त्वरण की बात हुई और तात्क्षणिक वेग की बात हुई है, अभी त्वरण की बात नहीं हुई है। मैं आगे बात कर लूंगा आपसे, त्वरण के बारे में बात करूंगा। ये त्वरण होता है बेसिकली, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ आ गया है, इस वजह से मुझे यहाँ डिस्कस करना पड़ गया इसका पार्ट। ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग डिस्कस हो गया, औसत वेग और वेग समय ग्राफ को डिस्कस कर लिया। उससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, त्वरण। ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ लिख दे रहे हैं त्वरण है ये, और त्वरण को यहाँ पे ए से लिखा हुआ है। ठीक है, ए स्पष्ट हो गया। अब बात करेंगे ये तात्क्षणिक वेग जो हमने पढ़ा है, इसके बाद बात करेंगे हम औसत वेग। बात हो गई। वेग दो प्रकार के और होते हैं, उनकी बात करेंगे, एक असमान वेग और समान वेग। तात्क्षणिक वेग को जो आपने पीछे लिखा था ds बाई dt से, तात्क्षणिक वेग क्या था ds बाई dt, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो गया ds बाई dt। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से तात्क्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करते हैं v इंस्टेंटेनियस बराबर ds बाई dt। एक इस पर क्वेश्चन देख लो, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वो तो किसका था, औसत वेग का क्वेश्चन था। तो तात्क्षणिक त्वरण के बारे में कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन आपसे, किसी कण द्वारा तय विस्थापन निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। t बराबर 2 सेकंड पर कण का तात्क्षणिक
तात्क्षणिक वेग ज्ञात कीजिए। तात्क्षणिक वेग ज्ञात करो, ठीक है। हम जानते हैं, सॉरी यह समीकरण लिखते हैं, समीकरण कहा था ना उसने, तो s बराबर जैसे 6t² + t। सॉल्यूशन थोड़ा सा अब आपको यहाँ अवकलन आना चाहिए, गणित का भाग है अवकलन। मैं बता दूंगा वैसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं v तात्क्षणिक क्या होता है, ds/dt। ठीक, तो देखो लिख लो पहले आप d/dt, और s क्या है यहाँ पे, ये रहा 6t² + t। अब इसको समझना, देखो जब भी ऐसे दिया हुआ है d/dt, इसको बोलते हैं d/dt, और यहाँ t है, t के रेस्पेक्ट में कर लो, तो ये घात तो गुणा में आ जाती है। 6 तो था ही था, ये गुणा में आ गया 2, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। इसकी घात 1 कम हो जाती है, 2 तो थी 1 कम। ऐसे इसकी एक घात क्या है यहाँ पे, t की घात कितनी है, 1 गुणा में आ गई, 1 घात कम हो जाएगी, पहले 1 थी 1 कम कर दी। समझ में आ रहा है ना, घातें गुणा में आ जाती है, 1 घात क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या आ गया, देखो यहां से v तात्क्षणिक आ गया, v तात्क्षणिक हो गया 6 दूनी 12, t की घात कितनी रहेगी, 2 में से गया तो 1 रह गया, प्लस देखो 1 का गुणा करो तो कुछ नहीं, और t की घात कितनी हो गई, 0, 1 - 1 0। किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1। क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो ये v तात्क्षणिक क्या आ गया, v तात्क्षणिक मिल गया आपको 12t। उसने t बराबर कितने पर पूछा है, 2 सेकंड पर पूछा है, तो v t बराबर 2 सेकंड पर क्या हो गया, 12 × 2 मतलब 24 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया वेग उस समय, तात्क्षणिक वेग। तो अवकलन की हेल्प से हम तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एक समान वेग। कोई वस्तु एक समान वेग से गति कब करती है और असमान वेग से, तो सीधी सी बात तो यह है कि अगर जो जर्नी कर रहा है, वो यात्रा जो कर रहा है, उसमें वेग अगर उसका नियत रहे, अगर नियत वेग से चलता रहेगा तो एक समान वेग है, और नहीं चलेगा तो असमान वेग है। अर्थात मतलब यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग कैसा होता है, एक समान वेग, और यदि ऐसा नहीं है तो उस वस्तु का वेग क्या होगा, असमान वेग। एक समान वेग, चाल के बारे में बताया था ऐसे ही वहां, लेकिन दूरी से बताया था, एक समान वेग तथा असमान वेग। बस आप जान लो, इसमें परिभाषा ऐसे नहीं पूछेगा कि परिभाषा होता, अगर पूछता है तो मैं जो लिख रहा हूं वही उसकी परिभाषा है, ठीक है। एक समान वेग, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग एक समान होता है, ठीक है। समान समय अंतराल में यदि समान विस्थापन तय कर रही है तो उस वस्तु का वेग कैसा होगा, एक समान वेग से होगा। वस्तु एक समान वेग से क्या होगी, गतिशील होगी, ठीक है। तो वस्तु कैसे होगी, एक समान वेग से वो गतिशील होगी, क्लियर। अगर बात की जाए यहां असमान वेग की, तो असमान वेग क्या होगा, मतलब समान विस्थापन था असमान हो जाए, या यहां
असमान समय में समान विस्थापन तय कर ले तब भी वे क्या होगा, असमान। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग असमान होता है। इस उदाहरण में माना किसी वस्तु ने प्रथम 10 सेकंड में तय कर लेती है वो 100 मीटर, ठीक है, और बाद में द्वितीय 10 सेकंड में तय करती है वो 200 मीटर। तो कैसा है ये, समय तो समान है और विस्थापन क्या है, दोनों की अलग अलग है, तो असमान वेग है ये, ठीक है, असमान वेग का उदाहरण है, ठीक है। वस्तु का वेग असमान है। यहां उदाहरण जैसे समान समय है, प्रथम 10 सेकंड में 100, द्वितीय 10 सेकंड में भी, दूसरे 10 सेकंड में भी वो यही तय कर ले 100 मीटर 100 मीटर। तो वस्तु का वेग क्या है, यहां वस्तु का वेग एक समान वेग है, ठीक है। तो ये हो गया एक समान वेग और असमान वेग। वेग की बात हो गई सारी, हमें समीकरण दे दिया जाएगा तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, अवकलन करके हम वेग ज्ञात कर लेते हैं। और कहीं क्वेश्चन में समय अंतराल दे दे और कुल विस्थापन दे दे तो उसमें विस्थापन में समय कुल समय से भाग दे करके हम वहां वेग ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे त्वरण की। किसकी बात करेंगे, त्वरण की। अच्छा, वेग समय ग्राफ क्या बता रहा था, मैं आपको त्वरण बता रहा था, जो अब मैं आपको यह टॉपिक पर लेकर के आया हूं, त्वरण क्या होता है। अब बात करेंगे हम त्वरण के बारे में। त्वरण, यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित होता है यात्रा के समय, जो यात्रा तय कर रहा है, वो दूरी तय कर रहा है, विस्थापन तय कर रहा है, यदि उसका वेग कम होता है, बढ़ता है, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, तो वहां वेग में परिवर्तन होने से त्वरण उपस्थित होता है। वस्तु में क्या है, त्वरण है। तो यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित होता है तो ये ध्यान रखेंगे कि वहां पर क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, पढ़ा होगा आपने त्वरण को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। कैसे लिखते हैं, अगर त्वरण की बात की जाए, सामान्य रूप से अगर त्वरण की बात की जाएगी तो ध्यान रखना, और वहां औसत त्वरण की बात की जाती है, किसकी, औसत। तो ए औसत त्वरण है, ये औसत त्वरण, ये होगा कुल विस्थापन, ये होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को बता रहा है डेल्टा वी, और डेल्टा टी क्या बता रहा है, समयांतराल, किस समय अंतराल में वेग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के विषय समझेंगे, अभी पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यदि ऐसा हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो रहा हो, ठीक है, तो ये जो ए औसत है, ए औसत
कब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो कैसे लिखोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ध्यान देना ये वाली बात कर रहा हूं मैं, यदि ये वाला मैंने आगे बात कर ली ए हो सा डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये लिखा जाता है, ये वाली टर्म इसको लिखते हैं ए ताक्षणिक, ये ताक्षणिक त्वरण बन जाता है। ताक्षणिक मतलब होता है किसी समय पर, एक निश्चित समय पर, जैसे ताक्षणिक वेग की बात की थी, ताक्षणिक क्या होगा, ये होगा dv बाई dt, ए ताक्षणिक क्या हो गया dv बाई dt, ठीक है। अब इसको समझिए दोबारा से, मतलब कुल वेग में परिवर्तन का समय के साथ भाग दे दें तो हमें औसत त्वरण मिल जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर जो समय अंतराल है वो शून्य हो जाए, समय में अंतर नहीं हो, एग्जैक्ट समय 12 बजे 3 बजे 12 बजे के 2 मिनट ऐसे समय बोले जाए तो वहां त्वरण की बात होगी, वो क्या होगा, ताक्षणिक त्वरण। अगर परिभाषित करें हम कि ताक्षणिक त्वरण क्या है, तो ये तो सूत्र लिखेंगे हम ताक्षणिक त्वरण के लिए। परिभाषा क्या है, किसी निश्चित समय पर वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित समय पर वस्तु का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। निश्चित एक समय की अगर बात की जाती है तो वहां पर वेग क्या होता है, वो ताक्षणिक वेग होता है, ठीक है। सूत्र लिख देंगे यहां पे, ए ताक्षणिक हो गया dv बाई dt। अगर कुछ ना कहा जाए तो वेग में परिवर्तन लिख देना, ये लिख देना, सूत्र दूसरा ये लिख देना, ठीक है। वो वहां समझ जाएगा कि त्वरण आता है इसको। क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक में पूछ लेंगे औसत त्वरण का और एक ताक्षणिक त्वरण का। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है, 50 मीटर प्रति सेकंड था, तथा 10 सेकंड बाद वस्तु का वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। उसने ऐसा नहीं कहा औसत, तो आप समझ जाना कि औसत एक पूछा है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे यहां से इसने किसकी बात की है, औसत त्वरण की बात की आपसे, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, यहाँ v2 माइनस v1, डेल्टा टी का मतलब क्या है, t2 माइनस t1। तो a बराबर v2, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग तो 50 है, अंतिम वेग कितना है 100, ठीक है। तो अंतिम वेग कितना है 100 माइनस 50 प्रारंभिक, अंतिम समय 10 सेकंड है, ठीक है। अंतिम समय क्या है 10 सेकंड और प्रारंभिक क्या हुआ 0, ठीक है, नहीं दिया तब की बात है, ठीक है। 10 सेकंड बाद ये हो गया, प्रारंभिक समय 0 लेंगे फिर आप, तो ये सॉरी 10 सेकंड था, कितना मिल गया, ए मिल गया 50 ऊपर आ गया, ये 10 नीचे, 10 by 50 ए बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये औसत त्वरण की बात हो गई है, ठीक। अब जरा ताक्षणिक त्वरण का एक क्वेश्चन देख लो। ताक्षणिक त्वरण का आराम से अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे आप साथ ही साथ। अगर कोई बाहर से डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको ऑफ कर दो, एकदम पीसफुल माइंड के साथ क्वेश्चन समझे। किसी वस्तु का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। वस्तु का
निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, v का समीकरण लिखते हैं 6t² + 3t, ठीक है। वस्तु का t बराबर 2 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां भी तो नहीं उसने कहा कि औसत पूछा है या तात्क्षणिक, लेकिन ये तो आपको पता है कि निश्चित समय पूछा है, 2 सेकंड पर पूछा है, तो तात्क्षणिक त्वरण पूछा है उसने। क्या पूछा है? तात्क्षणिक त्वरण। तो यहां लिखेंगे, हम जानते हैं क्या सब कुछ भूल चुके हैं सर, लॉकडाउन जो चल रहा है, क्या जानते हैं? एक तात्क्षणिक लिखा हुआ है, एक तात्क्षणिक क्या है? dv/dt। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहां से? dv, v कितना है? 6t² + 3t। अवकलन कर दो, अब तो सीख गए होगे थोड़ा बहुत अवकलन। तो 12t + 3। a कहां पूछा है? t बराबर 2 पर, तो t की 2 रख दो, 12 × 2 + 3, 12 दूनी 24 और 3 27। कितना आंसर आ गया? a बराबर आ गया 27 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण था t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का। ठीक है, समझ में आ गया, वेग समझ में आ गया और त्वरण समझ में आ गया। अब बात करते हैं गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति के बारे में। गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति हम पढ़ेंगे दो तरीके से। एक मेथड तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो पहले ग्राफिकल मेथड समझ लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में वो केवल वहां व्युत्पत्ति पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा, उनका व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो आप किसी भी मेथड को यूज कर लेना। अगर वो कहता है ग्राफी विधि से कीजिए तो ग्राफी विधि से करना, और अगर वो कहता है कि अवकलन विधि द्वारा कीजिए, गणितीय विधि द्वारा कीजिए, तो आप दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, गति के तीनों समीकरण के बारे में आप जानते हैं पहले से। क्या होते हैं गति के तीनों समीकरण? तो न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन ने एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए 3 समीकरण प्रतिपादित किए थे। लेकिन वो लागू कब होते हैं? कि जब वो कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो। किसी एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु पर ही लागू होते हैं ये। ऐसा नहीं कि त्वरण परिवर्तनशील हो तब भी आप उन्हीं को लगा रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि त्वरण हमारा नियत होना चाहिए। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण है v = u + at। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। द्वितीय क्या है? s = ut + ½ at²। ठीक, ये द्वितीय समीकरण है। तृतीय समीकरण क्या है? v² = u² + 2as। ये तृतीय समीकरण है। तो ये गति के 3 समीकरण हैं। यहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। v क्या है? v है अंतिम वेग, v अंतिम वेग। s त्वरण है, सॉरी विस्थापन। a एक समान त्वरण, और t समय। अब ग्राफी विधि से इन समीकरणों की क्या करेंगे? व्युत्पत्ति। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। देखें, यहां हम वेग तथा समय के मध्य ग्राफ बना रहे हैं। ये वेग अक्ष है यहां और ये समय। ठीक है, ये मान लो बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ये कोई थीटा कोण है, ये 0
और यहां से यहां तक का समय है t। ये यहां पर वेग इस समय यहां तक का जो वेग है वो है u, और यहाँ अंतिम वेग किसी वस्तु के लिए है ये v। मतलब v तो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो वेग है इस बिंदु को ऊपर डाल देते हैं, d यहाँ लिख देते हैं, ये है यहाँ u। ठीक है, ये वेग समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण मिलता है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसके बराबर होती है? त्वरण के बराबर। ठीक है, तो त्वरण a बराबर क्या हो गया? tan थीटा। ठीक है, त्रिभुज से देखो, समकोण त्रिभुज ABD से tan थीटा निकालो जरा। tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार AB बटे BD। tan थीटा AB का मान कितना हो जाएगा जरा बताओ मुझे? ये पूरा V है और ये U है, तो ये कितना होगा? यहां से आता V माइनस U। ठीक है, V माइनस U, तो AB तो हो गया V माइनस U। BD T के बराबर है, वैसे निकालते तो T2 माइनस T1 है, तो T1 तो यहाँ क्या है? 0, और ये T2 क्या है? यहाँ ये T है। ठीक है, तो ये हो गया T। तो थीटा tan थीटा का क्या है? V माइनस U इंटू T। ये समीकरण 2 डाल लो। समीकरण 1 और 2 देखो, ये tan थीटा है, यहाँ tan थीटा का मान वहां से रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में tan थीटा का मान रखने पर तो a बराबर आ गया v माइनस यू बटा टी, बजगुणा कर लो, a t बराबर हो गया v माइनस यू। तो v बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप? v बराबर हो गया u प्लस ए टी। ये क्या है? यही गति का प्रथम समीकरण है। सही है, ये गति का कौन समीकरण है? प्रथम समीकरण। अब देखो द्वितीय समीकरण को, यहां तो समझ में आ गया। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल से हमें मिलता है विस्थापन। क्या मिलता है? विस्थापन। ठीक है, यहां लिखेंगे वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके? विस्थापन के। ठीक है, माना वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या है? यहाँ s। माना वस्तु द्वारा तय विस्थापन कितना है? s। ठीक है, तो यहां से हम s बराबर कह सकते हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने यही लिख दिया कि यहाँ पे विस्थापन पे s लिख दिया, क्षेत्रफल नहीं पाते हो। अब नेक्स्ट लाइन से वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल कितना हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणा आधार 1/2। लंब कितना है वहां? v माइनस यू। आधार कितना हो गया? t प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो u इंटू टी। देखो ये चौड़ाई और ये लंबाई t। v माइनस यू का मान समीकरण 1 से रखने पर ये वाला, ये समीकरण गति के प्रथम समीकरण से, मान गति के प्रथम समीकरण से, यानी तो का मान गति के प्रथम समीकरण से रख दो, तो क्या आएगा? ये देखो, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका होता है? s। 1/2। v माइनस यू किसके बराबर है? देखो जरा यहां से v माइनस यू ए टी के बराबर आ रहा है ना, वहां से भी देखो v माइनस यू किसका आएगा? ए टी, और ये t है ही प्लस यू टी, तो ये क्या आ गया? s बराबर यू टी प्लस 1/2। देखो t की घात 2 हो जाएंगी,
ए टी स्क्वायर। ये क्या है? गति का द्वितीय समीकरण है। ये गति का द्वितीय समीकरण समझ में आ गया? ये मैंने गति का क्या निकाला यहाँ? प्रथम समीकरण। और ये क्या है? गति का द्वितीय समीकरण। अब देखेंगे गति का तृतीय समीकरण को। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, भुजाओं का योग बट्टे 2 गुणा ऊंचाई। ठीक है। गति का तृतीय समीकरण देखें। क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है। ठीक है। तो हमें विस्थापन मिलेगा, यानी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज हो गया एक तरीके से। इसका ट्रेपीजियम लिख लो। ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? क्षेत्रफल तो किस बराबर होता है? एस। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? एक तो u है, एक v माइनस सॉरी एक v है। एक भुजा की लंबाई कितनी है? u, और दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है? v। तो कितनी होगा योग? इसका u प्लस v। ऊंचाई कितनी है? t। ठीक है। अब यहाँ t आ रहा है, t को हटाना है, तो समीकरण 1 से t का मान रख दो उसमें। समीकरण 1 गति के प्रथम समीकरण लिख दो। गति के प्रथम समीकरण से t बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। s बराबर हो गया u प्लस v बटा 2, और ये आ गया v माइनस यू बटा a। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2as, तो ये हो गया, और ये u प्लस v और v माइनस यू। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2as बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो समीकरण क्या हो गया? v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? यही गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है। गति का कौन समीकरण है? ये तृतीय समीकरण यही है हमारा गति का। ओके। अब हम बात करेंगे इन्हीं गति के तीनों समीकरणों की कैलकुलस विधि द्वारा। किसके द्वारा? कैलकुलस विधि द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरण। गणितीय विधि मतलब अवकलन समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग u व अंतिम वेग v हो जाता है, तथा यह वस्तु t समय में s विस्थापन तय कर लेती है। ठीक है। थोड़ा सा लाइट कम हो रही है, विजुअल होगा आप लोगों को। t समय में s विस्थापन तय कर लेती है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है ds/dt। त्वरण सॉरी ds नहीं, dv/dt। वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण होती है। तो इसको a से लिखेंगे, a बराबर हो गया dv/dt। यहां देखना हो, इस t को इधर भेज, dt को इधर भेजो, t को इधर रख लो। तो ये क्या लिख दोगे आप?
ऐसे लिख सकते हो dv बराबर a dt, कोई दिक्कत थोड़ी ना। उपरोक्त समीकरण का समाकलन, क्या कर रहे हो यहाँ पे, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या है, dv बराबर a dt। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ समाकलन समझने थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी भी, मैं बताता जाऊंगा साथ के साथ। ये v के सापेक्ष कर रहे हो तो प्रारंभिक वेग क्या है, u, बताया मैंने प्रारंभिक वेग u है ये रहा। अंतिम वेग क्या है, v, तो ये लिमिट लगा दी प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक समय क्या है यहाँ, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हो, समय t0 है, अंतिम समय हो गया t। अब इसका समाकलन करोगे v के सापेक्ष, जब कुछ नहीं होता तो जो कहते हो जैसे dv है तो v आ जाएगा, लिमिट लिख दो, यहाँ कहते हैं u और v बराबर a, तो यहाँ कहते हो, और ये था 0 से t और ये dt, यहाँ भी dt है तो t आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, t। तो इधर तो लिमिट रख दो, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली v, पहले माइनस ये नीचे वाली v माइनस u बराबर a, इसका क्या आ गया t, लिमिट क्या है 0 से t, तो v माइनस u बराबर हो गया यहाँ से a अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो v माइनस u बराबर क्या हो गया यहाँ से at, तो क्या लिख सकते हो, v बराबर u प्लस at। ये है गति का प्रथम समीकरण, आगे समझ में। अब द्वितीय समीकरण देखो, द्वितीय समीकरण वेग v बराबर क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt, dt को उधर लिख दो, तो ds बराबर क्या लिख सकते हो, v dt। v का मान समीकरण 1 से, ये वाला गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये ds बराबर हो गया u प्लस ए टी और ये हो गया dt। ठीक है, इसका समाकलन कर दो, ये हो गया ds बराबर समाकलन u प्लस ए टी और ये dt। इसका 0 से s और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 0 से t, तो ये तो आ गया s, लिमिट जो की है 0 से s बराबर u t, क्योंकि t कुछ नहीं था यहाँ तो t आ जाएगा, यहाँ t है तो ये घात बढ़ेगी, घात हमेशा एक बढ़ती है, तो यहाँ तो घात 0 थी तो एक घात आ गई t की, यहाँ t की एक घात 2 घात हो जाएंगी, और जो घात आती है वो भाग में चली जाती है, यहाँ एक घात थी एक का भाग दो तो जो कितना रह जाएगा, लिमिट क्या है 0 से t। ठीक, अब लिमिट रख दो, इसमें लिमिट रखोगे, यहाँ कर दे रहा हूं मैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर तो ऐसा है, लोअर क्या है 0, अपर यहाँ क्या है t, तो t रहेगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वो क्या है 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है, ये क्या है गति का द्वितीय, ये प्रथम हो गया और वो द्वितीय। अब देखो गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, इसको हटा दें यहां से, थ्योरी वाला पोर्शन हटा दिया है। गति का तृतीय समीकरण क्या कह रहा भाई, गति का तृतीय समीकरण देखो कैसे निकालेंगे। a बराबर क्या था dv बाई dt, इसको क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, a बराबर dv बाई dt, ds का गुणा भाग कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे अरेंज कर दो, dv बाई ds और ये लिख दिया ds बाई dt, ds ये यहां ले आए, dt को यहां कर दिया, ये ds बाई dt क्या होता है, वेग, अभी लिखा होगा हमने, ये रहा v बराबर ds बाई dt। तो देखो a बराबर क्या हो गया, ये तो वेग हो गया तो वेग यहां लिख दिया, और ये dv बाई ds, ds को इधर ले आओ, ठीक है, 0 से t, 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 0
तो यहां से ए डी एस बराबर हो गया वी डी वी। इसको ऐसे लिख दो, समाकलन वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन ए डी एस। ठीक है, लिमिट रखोगे वेग के सापेक्ष, तो प्रारंभिक तो u और अंतिम v है, या 0 से s। समाकलन कर दो तो इसका तो आ गया v स्क्वायर बटे 2, घात बढ़ेगी, भाग होगा क्यों, लिमिट u से v a s, लिमिट क्या है 0 से s। अब यहां देख लो थोड़ा सा बच्चा, यहां कर दे रहे हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, अपर भी रख दी लोअर भी रख दी, बराबर ये क्या होगा यहाँ से a इंटू एस, लिमिट रखोगे s अपर है, लोअर क्या है 0, 0 0 रह जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर हो गया 2as, क्या मिल गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये मिला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दिख रहा है आपको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का क्या है, तृतीय समीकरण है। ये गति का कौन समीकरण है, तृतीय समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहां तक कंप्लीट किया। आज हमने वेग से स्टार्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर में चाल पढ़ी थी, आज वेग से स्टार्ट किया, फिर त्वरण पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़े, और उसके बाद हमने यहाँ बात की गति के समीकरणों की, जिसमें हमने ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति पढ़ ली और गणितीय विधि द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति पढ़ी है। आप यहीं से वीडियो की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे राइटिंग में, हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाएंगे। जो ग्राफ जहां भी है वो आप पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटली ग्राफ की स्टडी करेंगे, ग्राफ के बारे में बात करेंगे खूब सारी, और ऊर्ध्वाधर गति के लिए बात करेंगे। ये गति के समीकरण ऊर्ध्वाधर गति में किस प्रकार लागू होते हैं, जी किस प्रकार से आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।